A very good evening, learners. Today I Akash here once again with all of you. Now today in this video we are going to discuss agriculture sector. Agriculture sector on the eve of independence. अभी ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. ये इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था इट वाज द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट टॉपिक जिसमें प्री कॉलोनियल पीरियड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था. ये उसका नेक्स्ट पार्ट है. दिस वाज सेकेंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ लेट अस स्टडी दैट एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है और एग्रीकल्चर सेक्टर में और कौन कौन से सेक्टर आते हैं. इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका फॉरेन सेक्टर हो गया एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया. बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 3 मार्क्स का पूछा जाता है यूजुअली, और ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और अगर मैं बात करूं दैट कॉलोनियल टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड पे, कॉलोनियल रूल में एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था. उस टाइम पे मोस्टली 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. प्राइमरी सेक्टर पे जो है 50% से ज्यादा लोग जो है उस टाइम पे 70% एक्चुअल में जो डेटा है वो 70% पॉपुलेशन वर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर पे. लेकिन 1950 और 51 आते आते ये जो रेशियो है वो 50% पे आ गया. यानी कि 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वो डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर, या फिर आप उसको एग्रीकल्चर सेक्टर कह सकते हैं. अब एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया. ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स हम यहाँ पे थे तो जो कॉलोनियल रूल था कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. कैसे डिस्ट्रॉय किया गया था वो हम समझते हैं. सबसे पहला आता है हमारा लैंड टेन्योर सिस्टम. अगेन द सेम थिंग, ये भी 3 नंबर का बच्चों पूछा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा. लैंड टेन्योर सिस्टम को जो है लैंड टेन्योर सिस्टम को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है जमींदारी सिस्टम. जिसको हम कहते हैं जमींदारी सिस्टम. ठीक है. या तो क्वेश्चन आता है जमींदारी सिस्टम एक्सप्लेन कर लिए, और या फिर आएगा एक्सप्लेन द लैंड टेन्योर सिस्टम. अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लॉज की. तो अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वॉज ट्रांसफर फ्रॉम द फार्मर टू द जमींदार. इसमें क्या होता है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, इट मीन्स कि जो एक फार्मर है जिसकी लैंड है वो उसके जो ओनरशिप है, उस जो लैंड का जो ओनर है उसकी ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, किसके पास आ जाएगी, वो जमींदार के पास आ जाएगी. एंड जमींदार was a nominal head of the land and who collect the revenue from the farmers. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक जब प्री कॉलोनियल पीरियड की हम बात करते हैं, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो यहाँ पे इजीली क्या हो रहा था, फार्मर उस पे फर्टाइल लैंड पे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रहा था, उसका कंजम्पशन हो रहा था. लेकिन जब यहाँ पे बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक जमींदार को रख दिया लाके एज अ मीडिएटर. अब उसने क्या किया, जमींदार ने यहाँ पे क्या किया कि वो जमींदार जो है जो ओनर है उस लैंड के, कहीं ना कहीं उनसे वो रेवेन्यू लेने लगे. ठीक है. जैसे एज वी आर द टैक्स पेयर्स इन राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग आज के टाइम पे टैक्स पेयर हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इन रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें कहीं ना कहीं कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. ऑब्वियसली वो होती भी रोड्स हो गई और जो हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट काम करती है. ठीक है. तो हमारे टैक्स से हमारे ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट काम करती है इन रिटर्न, तो हमें वो चीज सेटिस्फैक्ट्री लेवल है हमारा. ठीक है. लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं थी. यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट था 30 to 40% जो है आपको जमींदार को देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू. अब लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, या फिर उसको हिंदी में आप कर कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लगान. ठीक है. तो एक तरीके से आपको यहाँ पे उस लैंड को यूज करने के लिए आपको वो टैक्स देना पड़ेगा. जिस यहाँ पे फार्मर्स वो क्या हो जाते हैं, एज अ टेनेंट काम करते हैं, मतलब किराए की जमीन पे, है ना, कि हमने कहीं ना कहीं उसको रेंट पे लिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे इन रिटर्न फार्मर्स को कुछ नहीं मिल रहा था. जो टैक्स फार्मर्स दे रहे थे इन रिटर्न फार्मर्स को कुछ भी नहीं दे रहे थे जमींदार. और जमींदार जो अपनी लाइफ को एज अ लेविश लाइफ जो है कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे थे, फुली स्पेंड कर रहे थे. फार्मर्स की लाइफ बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुकी थी पूरी तरीके से, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड है कहीं ना कहीं एक टाइम बाद उसमें भी मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा नीड होती है, जो कि वहां पे नहीं हो पा रही थी. दिस इज कॉल्ड द जमींदार सिस्टम. ये पूरा जमींदारी सिस्टम है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियलाइजेशन. इसमें 3 पॉइंट्स में निकल के आते हैं. पहला आता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम. एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 पॉइंट आते हैं.
पहला था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सेकेंड इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर, थर्ड इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द लास्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज क्यों किया गया, क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के आने के पहले हम लोग जो फार्मर्स थे कहीं ना कहीं वो सेल्फ कंजम्पशन करते थे, उनको ज्यादा प्रोडक्शन से मतलब नहीं था, जो प्रोडक्शन करते थे वो अपने लिए करते थे, सेल्फ कंजम्पशन करते थे वो। लेकिन जब फार्मर्स ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको ये सजेस्ट किया कि आपको अगर और पैसा चाहिए है, ठीक है, तो आप कमर्शियलाइज कर दो इस चीज को, आप अपने एग्रीकल्चर को जो है कमर्शियलाइज कर दीजिए। कमर्शियलाइज करेंगे तो इन रिटर्न यू विल गेट द हायर प्राइजेस फॉर द कैश क्रॉप। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग दैट वो कैश क्रॉप क्या होता है। तो कैश क्रॉप मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। कैश क्रॉप में हमारा कॉटन आ जाता है या फिर आपका इंडिगो आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपका जूट हो गया, ये सारी चीजें कैश क्रॉप में आती हैं। कैश क्रॉप में इन रिटर्न आपको कैश मिलता है और हायर प्राइसेस मिलेगा। फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन था नहीं तो फार्मर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। अब जब हम बात करते हैं इंडिगो की, इंडिगो का मतलब होता है नील, मतलब नील की खेती, ठीक है। और ये बहुत ही फार्मर्स को पता था कि अगर हम एक बार इंडिगो का प्रोडक्शन अपने लैंड पे करेंगे तो दोबारा हम उस लैंड पे और कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इट मीन्स ओवरऑल वो लैंड हमारा खराब हो जाएगा। और ये चीज ब्रिटिशर्स को पता था। ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, क्योंकि वो इंडिगो हो गया या फिर जो कैश क्रॉप थे जैसे कॉटन हो गया, इन सारी चीजों के एज अ रॉ मटेरियल वो क्या करते थे, ब्रिटेन में बेचते थे, अपनी कंट्री में बेचते थे, वहां पे उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कराते थे, हम ही लोगों को वो बेचते थे। थर्ड पॉइंट यही कहता है ब्रिटिशर्स यूज देम एज अ रॉ मटेरियल। उस जो कैश क्रॉप को ग्रो करता था फार्मर, उस कैश क्रॉप को वो लेते थे और अपनी कंट्री में बेचते थे और उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते थे। दिस इज कॉल्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्यों, अब यहाँ पे फार्मर्स थे, फार्मर्स को इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता थी, एडवांसमेंट नहीं था उस टाइम पे उतना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो थी बहुत ज्यादा कम थी। सबसे पहले बात करेंगे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट की वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल जो है बहुत ज्यादा कम था फार्मर्स के लिए। सबसे पहले बात करेंगे इरिगेशन। एक मूवी आई थी बहुत पहले लगान, उस मूवी में अगर आप लोगों ने देखा है तो पता होगा, नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। उस मूवी में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब उस मूवी में यही चीजें दिखाई गई कि फार्मर्स किस तरीके से अपनी लाइफ को स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव करते हैं, सफर करते हैं, और गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश राज था, उनको जो है टैक्स देने के लिए मना कर देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। और जब जहां तक बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखा होता है। यहाँ पे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इसी वजह से। यहाँ पे जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन का मतलब होता है पानी, ठीक है। कोई भी फर्टाइल लैंड होता है, जब हमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना होता है तो वहां पे इरिगेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। आप इसके बगैर, इरिगेशन के बिना आप लैंड को फर्टाइल नहीं कर सकते हैं, आप उस पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरिगेशन, उस टाइम पे क्या था, फार्मर सोचता था कि अगर बारिश होगी तो ही प्रोडक्शन होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, अगर बारिश हुई तो ठीक है, बारिश नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम है, या फिर अगर ज्यादा बारिश हो गई तो भी जो है जो क्रॉप्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया, एडवांसमेंट नहीं था उस टाइम पे, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम थी। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं आज के टाइम में जो फार्मर्स, उस टाइम पे फार्मर्स सोचते थे कि अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो मे और मे नॉट कहीं ना कहीं हमारी जो क्रॉप्स है जिनको हम ग्रो कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो खराब ना हो जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर का यूज भी फार्मर्स नहीं करते थे। लास्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अनसर्टेन चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ फर्स्ट में बताया कि मानसून अगर बारिश हुई तो ठीक है, नहीं बारिश हुई तो प्रॉब्लम है, ज्यादा बारिश हुई तो भी प्रॉब्लम है। तो ये आपका हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, अनसर्टेन लेवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर सेक्टर। In my next video, we will discuss foreign sector or the industrial sector. Thank you so much for watching this video. Thank you so much. God bless you.